हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमटीजी के पॉडकास्ट स्टडी ब्रेक के एक और एपिसोड में। आज की वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज पहला एग्जाम था फिजिक्स का। इसी पेपर को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एडिटोरियल टीम से कुछ एक्सपर्ट्स जुड़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हमारे फिजिक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट अतीक सर के साथ एंड एडिटर महक के साथ। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है सर इस पॉडकास्ट में। अब फाइनली क्लास 12 की भी बारी आई गई। क्लास 10 के तो हो चुके 2-3 पेपर, अब 12th वालों को भी आज का फिजिक्स का पेपर हो गया। सर मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि जो लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर आया था उसमें बच्चों की ये कंप्लेंट थी कि यार फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है, एंड इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस थे जो इतने हाई लेवल पे थे कि भाई कॉम्पिटेंट कि आप ये कहते हो ना कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर है उससे भी नेक्स्ट लेवल गए थे। तो क्या इस साल का जो क्वेश्चंस देखने को मिले सेम उसी लेवल के हैं या फिर नहीं भाई थोड़े चेंज है, बच्चों को राहत है? अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे स्पेशली वो थोड़ा काइंड ऑफ बेस्ड एज पर अलाइन जो थे वो कंपटीशन के हिसाब से थे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन बच्चों को लगा था कि मे बी वो एक्सपेक्ट ऐसा नहीं करके चल रहे। लेकिन इस साल देखा जाए तो जो MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। स्टूडेंट का अगर कॉन्सेप्ट एक उस लेवल का है, मतलब एक प्रॉपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है किसी क्वेश्चन की, तो वो इजीली कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कर सकते, स्पेशली अगर MCQs की बात करें। बाकी जो नेक्स्ट सेक्शन था लाइक नॉर्मल न्यूमेरिकल सेक्शन, वो ठीक थे, इजी थे, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी थे, एंड कुछ जो हमारे केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आए थे वो लिटिल बिट काइंड ऑफ एप्लीकेशन ओरिएंटेड थे। तो हो सकता बच्चे को लगा कि बहुत ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन वैसा नहीं था। अगर कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स और ये डेरिवेशन, ये कंसेप्ट बेस्ड, इनके बारे में तो हम आगे भी डिटेल में बात करने वाले हैं। अच्छा मैक, मेरा ना इसमें एक ये क्वेश्चन था कि इस बार ना पैटर्न चेंज हुआ है, राइट? और बच्चों की यार अब ऐसा होता है कि यार देखिए हमारे साथ भी होता था कि यार अगर कुछ चेंज होना है तो हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, एक साल बाद चेंज हो जाता है ना। बट अब ये हो चुका, तो ये जो नए पैटर्न पे पेपर आया है तो ये बच्चों के लिए मैनेजेबल था या चैलेंजिंग रहा? तो जो हमारा नया एग्जाम पैटर्न आया जिसमें कि 50% हमें पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, 20% MCQs होने चाहिए, 30% शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप है। उसके बावजूद भी जो ट्रेंड एनालिसिस निकल के आया ना पेपर का फिजिक्स में, वो ये रहा कि पेपर इजी टू मॉडरेट ही है हमारा, और उसमें क्वेश्चंस मैनेजेबल है, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रिकी है। केस बेस्ड क्वेश्चन पर्टिकुलरली थोड़ी सी ट्रिकी है, बट उसमें उसको मतलब जो है कॉम्प्रोमाइज, उस ट्रिकीनेस को कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल ही NCERT बेस्ड है, कुछ MCQs ऐसे आए हैं जो NCERT से ही आ गए, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो डायग्राम बेस्ड है, NCERT में ही डायग्राम्स दी हुई हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गए। तो जो पेपर है वहाँ पे कॉम्पनसेट होके मैनेजेबल बन गया फिजिक्स के। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई लास्ट ईयर के हिसाब से बच्चों को इस बार राहत जरूर मिली है कि भाई इतना जो टफ, बच्चा ये कह रहा था कि यार इतना टफ पेपर है, इतना टफ पेपर है कि जो CBSE के सैंपल पेपर्स ऑफिशियल निकलते हैं उससे भी ज्यादा टफ पेपर था क्वेश्चन पेपर। जब सैंपल पेपर निकलता है तो बच्चा ये तो सोचता ही है कि यार चलो इससे ही थोड़ा मिलता जुलता होगा, बट वो ही उससे लेवल पार चला गया था। ओके, मुझे सैंपल पेपर से एक चीज ये आई कि अब जब CBSE सैंपल पेपर निकालती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चा वो भी सॉल्व करता है, उसके अलावा और भी थर्ड पार्टी से सैंपल पेपर्स को सॉल्व करता है, जितने भी सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकता है कर पाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि यार वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं हमें कोई सैंपल पेपर नहीं सॉल्व करना, हम NCERT बेस्ड ही है ना, तो कि हम NCERT पढ़ कर चले गए अब वो हो जाएगा। अगर किसी ने सैंपल पेपर लगाए होंगे, मतलब मान लीजिए उसको एक अनड्यू एडवांटेज है या नहीं है इस पेपर? देखिए, सैंपल पेपर CBSE इसीलिए निकालता है कि बच्चे, पहली चीज़ ये होती है सैंपल पेपर निकालने का जो मोटिव होता है कि बच्चा उसके पैटर्न से वाकिफ हो जाए, पैटर्न उसको क्लियर हो जाए कि क्या पैटर्न। तो उस चीज़ पर तो बिल्कुल परफेक्ट है, पैटर्न का एक आइडिया हो गया, और जब आपको पैटर्न का आइडिया तो आपका लगभग 30% काम हो गया है ना, कि किस काइंड ऑफ केस बेस कितने आएंगे, न्यूमेरिकल कितने आएंगे, सब्जेक्टिव कितने आएंगे, तो ये तो एक फ़ायदा होगा। दूसरा, अगर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात की जाए तो CBSE का मोटिव ये होता है कि थोड़ा टफ ही क्वेश्चन रखा जाए, ताकि बच्चा टफ का ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुका है तो इजी तो वो कर ही देगा ना। तो CBSE का हमेशा ये मोटिव होता है कि वो पेपर को थोड़ा टफ रखे। अगर इस साल की बात की जाए तो पेपर एज पर बिल्कुल अलाइंड एकदम एग्जैक्टली तो ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, लेकिन
अगर इन टर्म्स ऑफ लाइक परसेंटेज बात करें तो 80 to 80%, 75 to 80% अलाइंड एज पर द सैंपल ही है, उससे बाहर। बट वही है भाई, जिसने जितनी प्रैक्टिस करी होगी उतना बिल्कुल, उसको अब ये बेनिफिट मिला ये होगा। सोच के रखे कि सीबीएसई दे दे मेरे क्वेश्चन हाँ, उसमें से आ जाए, नहीं, नहीं, मैं कर लूँ, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चे ऐसा को नहीं खुद होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, करना पड़ता वो है। एक पैटर्न देगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ सेक्शन वाइज कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट था, कि मतलब भाई ये अगर आप सेक्शन चाहे न्यूमेरिकल्स में ले डेरिवेशन किसी में भी ले, कि भाई लास्ट ईयर इस वाला सेक्शन थोड़ा सा कम टफ था, लेकिन इस बार तो भाई ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा टफ था। और वो बच्चे क्या, अब कभी कभी क्या होता है यार, जब बहुत ज़्यादा टफ सेक्शन आ जाता है ना, तो बच्चा कंप्लीट भी पेपर नहीं कर पाता। बिल्कुल, तो इस बार ऐसा कुछ था? तो जो इस बारी सेक्शन डी था ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि सेक्शन डी में क्या होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें ये स्पेसिफाइड होता है इंस्ट्रक्शंस में दैट यू हैव टू राइट 120 वर्ड्स। 120? अच्छा, और उसमें डिफिकल्ट होने के साथ साथ वो लेंथी भी बन जाता है, तो उसको टाइम पे कंप्लीट कर पाना अपने आप में एक बहुत टास्क बन चैलेंज हो जाता जाता है। है। बिल्कुल। सही बात वहाँ है। पे इसके student अलावा के लिए। जो जैसे केस बेस, जो जैसा आपने बताया कि केस बेस भी जो उन्होंने थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस पूछ दिया, तो थोड़ा सा जो लेंथ है ना, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल क्वेश्चन का लेंथ होता है। तो बच्चे को ना पढ़ने में भी टाइम लगता है क्वेश्चन, तो है ना बीच में सोचने लगे यार इतना लेंथी क्वेश्चन छोड़ो बाद में अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह की फीलिंग आने लगती है। तो बच्चा सोचता है थोड़ा टफ है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चला जाए तो वो फिर चीज़ें लगती है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट के अंदर ही है। और बाकी क्या होता है जो सेक्शन डी में ना फिगर्स भी बनानी पड़ती है लॉन्ग क्वेश्चंस में, और आपको लिखना भी बहुत पड़ता है। तो अगर किसी बच्चे ने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रखी है डायग्राम्स की कि तो उसके ठीक टिप्स है। पे है बनाने बिल्कुल। के लिए, तो उसके लिए फिर वो पेपर अटेम्प्ट करना इन अ टाइम लिमिट वो इजी हो जाता है। बट जिस बच्चे ने फिर वो डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करी, उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उस टाइम पे। मतलब एक तो वैसे भाई उसे डायग्राम्स भी बनाने हैं, फिर ऊपर हाँ, से वो लेंथी भी है, और प्लस में उसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ गए हैं जहाँ बच्चे को कम से कम 4-5 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा पढ़ना है। पड़ेगा। तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर बच्चा टाइम से कैसे ही कर पाएगा, या फिर उसके साथ प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ओके, अच्छा मेरे को आपने केस बेस की बात करी, लास्ट ईयर केस बेस के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे, क्या इस बार भी सेम वैसे ही रखा है या नहीं, थोड़ा सा उसका लेवल कम करा है? इस साल जो केस बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू लास्ट। लास्ट ईयर और भी टफ कर दिया? हाँ, केस बेस्ड हम जैसे कि बात करते हैं, केस बेस्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जैसे बताया हमने कि लेंथ और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, जो रियल केस सिनारियो पे उन्होंने बनाने की कोशिश की है क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा पढ़ने में और लुक वाइज ना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, सॉल्व करने में उतना टफ नहीं है। लेकिन पढ़ने में जो उसको टाइम लगेगा, समझने में जो उसको टाइम लगेगा, मोर देन दी कंपेयर टू दी जो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, वो लग जाएगा उसको। ओके, तो ये कहना कि यार हाँ, इन लोगों ने सिर्फ एक सेक्शन को ट्रिकी नहीं बनाया, इन्होंने सारे सेक्शंस में ट्रिकीनेस ही रखी है बिल्कुल कि बच्चे को एक बार समझ आ जाए, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, बट वो समझ आने में जरूर टाइम लगने वाला है। यही चीज़ है। तो बच्चे को वहाँ पे थोड़ा नर्वस नहीं होना है और काम रहना है दिमाग में। बिल्कुल। हाँ, वैसे भी अब क्योंकि अब आगे भी पेपर्स आने वाला है, अब तो इनके पेपर शुरू हुए ही है, राइट? फिजिक्स का निपट चुका है, अभी तो आगे मैथ्स भी आना है, बायो भी आना है, बहुत सी चीज़ आना है। तो वही ये वाली एक सेम चीज़ कि अगर ट्रिकीनेस आ जाती है तो इसमें सबसे मेन चीज़ें क्या दिमाग में बच्चा रखे, मतलब जैसे ऐसा होता है कि यार आपने कीवर्ड्स रखो कि ठीक है, मतलब वही कि एक डायरेक्ट ना क्वेश्चन पूछिए, एक इनडायरेक्ट पूछ लिया, तो बच्चा ये सोचता है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही था कि जो मुझे नहीं समझ में आता था मैं कहता था आउट ऑफ सिलेबस है। जो होता आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था, होता सब सिलेबस में ही है। बट हम लोगों का वही होता था कि नहीं यार, तो इसमें मेन फैक्टर्स क्या रहते हैं कि मतलब बच्चा कीवर्ड को याद रखे या अपने कंसेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखे, तो इसे कैसे, क्योंकि भी आगे पेपर भी आने हैं, तो ये उस पर्सपेक्टिव से पूछ लो। इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर वो केस बेस कर रहा है तो सबसे पहले जो लाइक पेंसिल हाथ में है जब पढ़ रहा है बच्चा, तो मेन जो की कॉन्सेप्ट है केस बेस के अंदर उसको मार्क करता चले। लाइक कोई फार्मूला डिस्कस हुआ उसको मार्क कर ले, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस हुई उसको मार्क कर ले, और फिर एक बार पढ़ने के बाद मैं ये कहूँ कि दोबारा ना पढ़े, दोबारा ना, बिल्कुल ना पढ़े, वो क्वेश्चन पे जाए। अगर वो क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाता है तो सॉल्व कर ले, नहीं होता है तो उससे रिलेटेड पार्टिकुलर जो पैसेज है वो उसको पढ़ेगा, राइट? एक बार पढ़ लिया पैसेज, क्वेश्चन पे जंप कर गए, जो सॉल्व हो रहा है उसको कर लिया, जो समझ नहीं आ रहा फिर वो पैसे पे जंप करे, फिर देखे वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चन। ओके सर, मेरा एक ये सवाल था कि अब ठीक है ये पैटर्न चेंज करे, हर साल पैटर्न तो नहीं चेंज होता, कुछ टाइम बाद पैटर्न चेंज होता है। यूँ कहेंगे जब एवोल्यूशन थोड़ा सा करना होता है तभी पैटर्न चेंज होता है, हमारे टाइम पे पैटर्न ऐसा नहीं था, क्योंकि
अब बच्चों को हमारे टाइम पे थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा होता था, बट नहीं, इन्होंने इस बार ऐसा नहीं रखा। इस बार इन लोगों ने कॉम्पिटेटिव मतलब अगर कोई आगे जाके कि भाई तुम जेई की भी तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी आगे जाके एग्जाम दे रहे हो, तो तुम्हारे को पहले से ही हम बता दें, आगाह कर दें कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। बट अब वही कहना है कि यार अब ये तो चलो बेनिफिशियल डाल दिया, बट कुछ एक ऐसे कि यार ये भी अगर इस वाली चीज पे सीबीएसई काम कर ले अपने इन पेपरों के, तो वो और ज्यादा हो जाएगा कि ठीक है, आप हर चीज तो अच्छी नहीं हो सकती, कुछ कुछ तो फ्लॉज भी हो सकते हैं। तो आपको इन पेपर्स के अंदर ऐसे क्या फ्लॉज लगते हैं कि यार अगर इसको और सही कर देना एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, तो ये और भी अच्छा हो जाएगा पेपर? अगर पेपर की बात की जाए, अगर इन टर्म्स ऑफ सीबीएसई देखें तो सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने जो किया है रिसेंटली, क्या किया कि कुछ पोर्शंस उन्होंने डिलीट कर दिए ओके। एनसीईआरटी के। अब होता क्या है कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है, वो चीज़ उसमें डिलीट है, सीबीएसई के अंदर वो चीज़ें है कि नहीं, वो थोड़ा सा मिसमैच है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है अमंग द कैंडिडेट्स एंड जो उनको मटेरियल एनसीईआरटी से मिल रहा है और जो सीबीएसई का सिलेबस है, कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो रहा है आफ्टर डिलीशन, जब से ये उनके delete हुआ है। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम। बिल्कुल, वो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। अब टीचर को समझ नहीं आ रहा है कि ये पार्ट डिलीट है नहीं है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या होता है कि जो चीज़ें डिलीट हुई है वो सैंपल में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सीबीएसई सैंपल प्रोवाइड करता है। टीचर ही कंफ्यूज है तो बच्चे का तो क्या हाल टीचर भी होगा? कंफ्यूज होगा। मान लिया कि आपने जो चीज़ डिलीट कर दी बुक में, वो सीबीएसई सैंपल में आ रहा है, तो बच्चा यही सोचेगा कि सीबीएसई भी पूछेगा क्वेश्चन। तो इस मिसमैच को दूर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मिसमैच हो रहा है, उसको क्लैरिफाई करना चाहिए सीबीएसई। ओके। अच्छा, मेरा ना एक पैटर्न पे ही क्वेश्चन था, मतलब मैं तो बैक बेंचर रहा हूँ, तो हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते थे कि भाई इंपॉर्टेंट बता दो, हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, वही जी। पढ़ के चले जाएंगे, उसी में नंबर आ जाए तो आ जाए। तो अब जैसे अब पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है, 50% डाल दिया भाई कि ठीक है, 30% इसमें डाले, 20% इसमें डाल दिया। तो अब जब बच्चा पढ़ता है तो ऑब्वियसली टॉपिक्स होते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इतने ही नहीं है कि अगर इसको ना भी पढ़ के जाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे टाइम में जो नहीं पढ़ के आते तो उसी में से ही पेपर बनकर आता था। तो अब इस बार जो ऐसा हुआ है कि भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब मान लीजिए अगर हर बार कहते हैं कि यार ये 5 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो पैटर्न चेंज होने से वो 5 की जगह 7 हो गए हो या 8 हो गए हो, ऐसा कुछ है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन पे नहीं, इन पे भी अच्छा फोकस करा गया है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं सर? टॉपिक्स की अगर बात करें तो सीबीएसई में इस बार के अगर पेपर की बात करते हैं तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिससे आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आए। सारे क्वेश्चन इन लाइन है, और जो टीचर एक एक्सपेक्ट करता है लाइक ये इम्पोर्टेंट एरिया है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन बिल्कुल उन्हीं टॉपिक्स आए। मतलब मेरे लिए तो ये इस बार का जो पेपर देखा जाए तो 75% प्रैक्टिकेबल था। मतलब मैं पहले भी बच्चों को एज ए टीचर बता सकता हूँ कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हैं, कोई भी टीचर बताएगा, और लगभग उन्हीं वेटेज के क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं टॉपिक से आए हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूरा कवर है, नंबर 1। दूसरा, जो एक पेपर का बैलेंस्ड नेचर होना चाहिए, लाइक न्यूमेरिकल सेक्शन एंड जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, जो थ्योरी वाला सेक्शन है, ये दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछ दिया, कम थ्योरी पूछ दिया, वैसा नहीं है पेपर, बिल्कुल बैलेंस्ड है। न्यूमेरिकल भी जितना होना चाहिए वेटेज के अकॉर्डिंग और जितना रेशियो वो है, और जितने सब्जेक्टिव होने चाहिए वो भी रेशियो मेंटेन्ड है। प्लस जो बच्चा एक्सपेक्ट करके चलता है, जो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले, उनसे ही क्वेश्चंस। लाइक जैसे हमारे सीबीएसई चैंपियन में बिल्कुल भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम इतना सिंपलीफाई करके बच्चे को बता देते हैं कि भाई ये चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सर अभी आपने ना एक प्रेडिक्शन, मतलब प्रेडिक्टेबल बताया, राइट? और EMMTG भाई क्लेम भी करते हैं अपने कि यार हमारा इतना परसेंटेज 70 to 80% जो मतलब हमारे सैंपल पेपर्स होते हैं उसी में से या तो एग्जैक्ट उठकर क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो भाई उससे मिलते जुलते आ रहे हैं। तो इस बार का जो पेपर था इसमें कितने एग्जैक्ट मैं बोलूँ या फिर मैं ये बोलूँ कि मिलते जुलते ही क्वेश्चन है, कि जिसने अगर सिर्फ हमारे MTG के स्कोर मोड से पढ़ाई की हो तो भाई उसके लिए तो वो चीज़ चांदी है। देखिए, जैसा आपने कहा कि पेपर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक कहे तो बेटर परसेंटेज में प्रैक्टिकेबल था क्वेश्चन। जो बच्चा सोच के चलता है, प्रेडिक्ट करके चलता है टॉपिक, उसी के अकॉर्डिंग है। और जो हमने पेपर्स बनाए, जो हमारी बुक्स हैं, लाइक कुछ स्कूल की बात करें या सीबीएसई चैंपियन है, या और भी हम सैम्पल पेपर प्रैक्टिस वगैरह देते हैं, तो उसमें भी हम वेटेज वैसे ही रखते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। तो जब क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स से आए हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो मटेरियल है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि अराउंड 80 to 85% कवर करेगा क्वेश्चन को हमारे मटेरियल से।
मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्टली आप हाँ। मैच कर लो, क्वेश्चन वही आ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट देखोगे आप, न्यूमेरिकल भी एक बहुत आइडिया ज़्यादा हो जाता है काफी मिलता हद जुलता, तक। और कॉन्सेप्ट तो स्पेशली जो 3 मार्क और 5 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर भाई मटेरियल्स। तो स्कोर मोड से किसी ने प्रैक्टिस करी बिल्कुल होगी बिल्कुल, उसके उसका तो नाम ही है बल्ले स्कोर बल्ले। मोड, आप हाँ। प्रैक्टिस कर लो, फिर बाकी हम देखो आप आप। पे देते हैं, बिल्कुल हमने तो अपना बिल्कुल, एक्सपीरियंस डाल दिया। अब आप हमारा काम यही, हम जो इम्पोर्टेंट है उसको उसके अंदर Exactly. डल करें, कि बाकी स्टूडेंट का काम है वो कितना पढ़ते हैं कैसे। थैंक यू सो मच सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये वीडियोस इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं ना कि सिर्फ इस साल के बच्चे के लिए कि जो उसने पेपर दिया उसको पता हो कि भाई इस बार का पेपर कितना टफ था, कितना नहीं, कि भाई तुम सेल्फ डाउट मत करना। अगर पेपर टफ है तो पेपर टफ है, तुमने अपनी तैयारी पूरी करी थी। और जो आगे अगले साल बच्चे तैयारी करेंगे उनको ये पता होना चाहिए कि भैया इस साल का 2025 का पेपर टफ रहा है। तो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ये एनालाइज वीडियो डालें आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, हमारे पहले पॉडकास्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उसे चेक करना ना भूलें। और कमेंट करके 12th के स्टूडेंट खास करके बताएं कि उनका पेपर कैसा हुआ।